दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खूनी हवेली का रहस्य। ये राज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। खूनी हवेली का रहस्य। ठाकुर वीर सिंह के 4 पुत्र थे। तीनों बड़े पुत्र हीरा सिंह, हरनाम सिंह और जसवंत सिंह अलग अलग शहरों में अपने व्यवसाय में लीन थे। इन्हें ठाकुर साहब के बनाए नियमों से सख्त नफरत थी, लेकिन मन ही मन वे उनका बेद सम्मान करते थे। जबकि चौथा पुत्र गिरिराज शहर में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ ही दिनों में अपने गांव प्रतापगढ़ पहुंचने वाला था। एक दिन हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपनी बीवी की तस्वीर से बातें कर रहे थे। राधा, अपना गिरिराज कल हमारे गांव लौट रहा है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राधा, अब देखना इस गांव का कोई भी व्यक्ति बीमारी के इलाज के भाव में नहीं मरेगा। और तभी ओ, यह बिजली को एकाएक क्या हुआ? अभी वे कुछ समझे भी नहीं थे कि तभी कमरे में खिड़की का शीशा टूटने की एक जबरदस्त आवाज हुई। छनाक। किसी अनजानी आशंका से ठाकुर वीर सिंह ऊंचे स्वर में चिल्ला उठे कि कौन है उधर? कौन? ओ नहीं, आइए। हवेली का सबसे पुराना और ठाकुर साहब का वफादार नौकर सुखिया। अरे, यह चीख तो ठाकुर साहब की है, क्या हुआ मालिक को? सुखिया शीघ्रता से दरवाजा खोलकर ठाकुर साहब के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। तभी बिजली आ गई। नहीं नहीं, खून खून। वह भागता हुआ फोन के करीब पहुंचा और हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं ठाकुर वीर सिंह के वैली से उनका नौकर सुखिया बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुंचे साहब। किसी ने ठाकुर साहब का कत्ल कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ पहुंची। ओ, हत्यारे ने बड़ी निर्ममता से ठाकुर साहब का गला दबाकर उन्हें मार डाला है। क्या ठाकुर साहब की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, वह तो बड़े देवता आदमी थे। उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हम हवेली में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब। ठाकुर साहब के 3 लड़के तो अलग अलग शहरों में काम करते हैं और चौथा लड़का पढ़ाई करने शहर गया हुआ है। हवेली में मेरे और ठाकुर साहब के सिवाय तीसरा कोई नहीं रहता। ठीक है, तुम उनके लड़कों को इस घटना की सूचना देकर यहाँ बुला लो। तब तक हम कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा साहब। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के जाने के बाद अब मुझे मालिक के बेटे को यह दुखदायी सूचना दे देनी चाहिए। और फिर दूसरे दिन ठाकुर साहब के चारों बेटे हवेली पहुंच गए। आप सब आगे, बहुत बहुत अच्छा हुआ। मेरा तो अकेले में दम घुटा जा रहा था। लेकिन सुखिया पिताजी को हुआ क्या था? क्या बताए छोटे मालिक। रात मालिक खाना खाकर अपने कमरे में गए ही थे कि बिजली गई और फिर कुछ क्षणों बाद एकाएक उनकी चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैं दौड़ा दौड़ा मालिक के कमरे में गया और फिर बिजली आने पर ठाकुर साहब मुझे मृत अवस्था में जमीन पर पड़े मिले। सुखिया ने भी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी कमरे में इंस्पेक्टर रमन दाखिल हुआ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर साहब की हत्या गला घोटकर की गई है, लेकिन उनके गले पर आदमी के बजाय शेर के पंजे के निशान मिले हैं। शेर के पंजे के निशान? हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर लाश मिलने पर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सब उदासी से हवेली लौट आए और रात होते ही अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन हीरा सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। पिताजी की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? और ठीक उसी क्षण पूरे कमरे में अंधकार छा गया। ओ, ये अचानक बिजली को क्या हुआ? सुखिया, अरे आओ, बचाओ। हीरा सिंह ने खुद को उस पंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर पंजा जोंक की तरफ से गर्दन पर चिपक चुका था। ओह! फिर कुछ ही देर में हीरा सिंह के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह पंजा भी कहीं गायब हो गया था। ठाकुर हीरा सिंह की चीखें सुनकर सभी भागकर उनके कमरे के सामने इकट्ठे हो गए, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। भैया, दरवाजा खोलो, ये हम आपके छोटे भाई। जब भीतर से कोई आवाज न आई तो जसवंत संकित स्वर में बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, हमें दरवाजा तोड़ डालना चाहिए। तुम ठीक है तो जसवंत, दरवाजा तोड़ना ही होगा। और फिर धप धप। दूसरे मिनट बाद दरवाजा चौखट से अलग होकर गिर पड़ा। धड़ाम। लेकिन अंदर पहुंचते तीनों सन रह गए। भैया, ओ नो, नहीं। जसवंत, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। जसवंत कमरे से बाहर निकल गया। हेलो, इंस्पेक्टर रमन स्पीकिंग।
इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर साहब की हवेली से जसवंत बोल रहा हूँ, आप तुरंत चले आइए, हीरा भैया का कत्ल हो गया है। ओ, हम अभी पहुंच रहे हैं, आप किसी भी चीज को छुए नहीं। जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उन्होंने मैं किसी भी चीज को छूने से मना किया है। उफ, छोटे माली को भी मार डाला। पता नहीं सवेल में क्या हो रहा है। 15 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर वहां मौजूद लाश का मुआयना कर रहा था। हत्या फिर गला घोटकर की गई है। पूरे कमरे का निरीक्षण करने के बाद मामला पेचीदा होता जा रहा है। हत्यारे ने इस बार भी कोई सबूत नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन दुश्मन पैदा हो गया है हमारा। सुखिया, तुम वर्षों से ठाकुर सुखबीर सिंह के साथ रहे हो, याद करो, शायद तुम्हें इन हत्याओं का कोई कारण पता हो। मैं वर्षों से मालिक का नमक खा रहा हूँ हुजूर। मैंने आज तक हवेली में कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे इन सब घटनाओं का संबंध जुड़ सके। मगर क्या? धुंधली सी एक बात याद आती है। आज से 25 वर्ष पहले बड़े मालिक का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ था। उस औरत की गोद में एक बच्चा भी था। तब वह औरत बड़े मालिक को न जाने क्या क्या बककर कहीं चली गई। लेकिन आज से 25 साल वर्ष पहले हुई उस औरत के साथ पिताजी की खटपट का इन हत्याओं से क्या संबंध? संबंध होता नहीं मिस्टर जसवंत, सबूतों के आधार पर जोड़ा जाता है। खैर सुखिया, क्या तुम जानते हो कि तब उनके बीच किस किस्म का झगड़ा हुआ था और वह औरत कौन थी? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता साहब, क्योंकि वह मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। सुखिया के खामोश होते इंस्पेक्टर रमन ने हवलदार राम सिंह से कहा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, आज जरा तुम गुप्त रूप से कांस्टेबल कृष्णा के साथ हवेली पर ही पहरा दोगे। अगर कोई खतरे वाली बात दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर करना। ओके सर। अगर आज हत्यारा यहाँ आया तो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। हाँ भाई, तरक्की का सवाल है। उधर हवेली के अंदर हरनाम, जसवंत और गिरिराज, पता नहीं है क्या हो रहा हवेली में। पहले पिताजी की हत्या हुई, फिर बड़े भैया की, और लगता है जैसे अब मेरी बारी है। नहीं, मैं अब इस मनुष्य हवेली में नहीं रहूंगा। सुबह होते ही मैं वापस बंबई लौट जाऊंगा। अब यहाँ रहना ही कौन चाहता है? मैं भी कल कलकत्ता चला जाऊंगा। भैया का दाह संस्कार कौन करेगा? हम यह कार्य निपटा कर ही यहाँ से जाएंगे। कुछ ही देर में पूरी हवेली सन्नाटे में डूब गई और ठाकुर हरनाम सिंह के कमरे में एक भयानक हाथ उनकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक किसी खटके से हरनाम सिंह की नींद खुल गई। उस रहस्यमय नरसंस हत्यारे ने हरनाम सिंह को कोई भी मौका नहीं दिया और भयानक हत्यारे ने धीरे से हरनाम सिंह को अपने कंधे पर डाला और एक और चल पड़ा। ठाकुर जसवंत सिंह का भी बुरा हाल था। उसे क्षण प्रतिक्षण मौत करीब आती दिखाई दे रही थी। मुझे हरनाम भैया के पास चलना चाहिए, शायद डर कुछ कम हो जाए। जसवंत हरनाम सिंह के कमरे के बाहर पहुंचा। हरनाम भैया। अंदर हरनाम का बिस्तर खाली देखकर वह बुरी तरह उछल पड़ा। अरे हरनाम भैया कहाँ गए? लेकिन जैसे वह पीछे मुड़ा, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। आई हा हा हा। जसवंत भी नहीं बचा, खूनी पंजे ने उसे भी खत्म कर दिया। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा। उधर वृक्ष पर बैठे हवलदार राम सिंह और कृष्णा एक तेज चीख को सुनकर चौंक पड़े। अरे यह चीख कैसी थी? अंदर गड़बड़ी लगती है, चलो चल कर देखें। चीख सुनकर गिरिराज व सुखिया नाम के कमरे की ओर दौड़े, मगर रास्ते में वे ठिठक कर रुक गए। जसवंत भैया, वो हत्यारे ने इन्हें भी मार डाला। सुखिया, हरनाम भैया को जगाओ जल्दी। अच्छा छोटे मालिक। मगर कुछ ही समय बाद वह बदवासा भागा चलाया और बुरी तरह हाफते हुए बोला, तो छोटे मालिक, हरनाम मालिक अपने कमरे में नहीं है। क्या बकते हो सुखिया? वे भागकर हरनाम सिंह के कमरे में पहुंचे। ओ नहीं सुखिया, जल्दी से इंस्पेक्टर रमन को फोन करो। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? राम सिंह और कृष्णा भी वहां आ पहुंचे। वहां के हालात देखते उनका माथा ठनका। इन्हें क्या हुआ? हत्यारे ने जसवंत भैया को भी खत्म कर दिया और हरनाम भाई साहब का भी कहीं पता नहीं है। उफ, मैं क्या करूं? ओ कृष्णा साहब को फोन करो। सुखिया फोन करने गया है। 15 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर रमन वहां पहुंच गए। आओ उन्हें बाहर तलाश करते हैं। हे प्रभु, वे जहां भी हो सही सलामत हो।
बाहर आकर वे सब हरनाम सिंह को तलाश करने लगे। तभी एकाक सुखिया चीख उठा, साहब यहाँ आइए, हरनाम बाबू की लाश यहाँ कुएं में लटक रही है। ओ नहीं! हरनाम सिंह को मरता अवस्था में कुएं में लटकता देख गिरिराज सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ा। लाश को कुएं से निकालकर पुलिस एम्बुलेंस में भेजने के बाद हवलदार राम सिंह, तुम गिरिराज को होश में लाओ, तब तक हम हवेली को फिर एक बार चेक करते हैं। यस सर। बहुत बारीकी से पूरी हवेली चेक करने के बाद भी उन्हें कोई सबूत हासिल नहीं हुआ। हत्यारे बेचालाक और क्रूर हैं, कहीं कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। उधर गिरिराज भी होश में आ चुका था। भैया तुम भी चले गए, अब इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रहूंगा? चुप हो जाइए मालिक, चुप हो जाइए। इंस्पेक्टर रमन भी वहां पहुंचे। मुझे अफसोस है कि मैं कातिल को नहीं पकड़ सका और आपको अपने पिता के बाद अपने भाइयों को भी खोना पड़ा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं जल्दी उसे गिरफ्तार कर लूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब मैं इस मनुष्य हवेली में नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ रहा तो वह मुझे भी मार डालेगा। मुझे अपने साथ ले चलिए। अगर इसे अकेला छोड़ा गया तो कातिल सचमुच इसे मार डालेगा और हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। एक आग कुछ सोचकर वह प्रसन्न उठा। आह, एक आइडिया। ठीक है मिस्टर गिरिराज, फिलहाल तुम हमारे साथ चलो। कल तक मैं कोई न कोई रास्ता खोज ही निकालूंगा। इंस्पेक्टर गिरिराज को लेकर अपने बंगले पहुंचा। बैठो, या तुम आराम से रह सकते हो, कल तक मैं और इंतजाम कर दूंगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर। एक ही परिवार में एक के बाद एक चार हत्याएं होने के कारण इंस्पेक्टर रमन भी बहुत चिंतित था। उसे अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था जिससे वह हत्यारे तक पहुंच सके। सारी रात वह बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। सुबह, इस केस में केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है और वह प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर विशाल। फोन पर विशाल से संबंध स्थापित होते ही वह बोला, हेलो विशाल, मैं इंस्पेक्टर रमन बोल रहा हूँ, कृपया आप तुम तुरंत यहाँ चले आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज हमारी याद कैसे आ गई? इस वक्त मुझे तुम्हारे केस में सख्त जरूरत है, क्या तुम आ सकते हो? जरूर, मगर बात क्या है? इंस्पेक्टर रमन ने विनोद को अब तक घटित सभी घटनाओं को संक्षेप में अवगत कराया। मामला वाकई सीरियस है। ठीक है, तो फिर मैं आज राती की गाड़ी से तुम्हारी ओर निकल रहा हूँ। तो फिर सुनो, तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से यहाँ आना है। इस केस की फाइल व कुछ जरूरी बातें मैं तुम्हें एक स्टेशन पहले ही तुम्हारे डिब्बे में आकर बता दूंगा। तुम मुझे लखीमपुर स्टेशन पर डिब्बे के दरवाजे के बाहर खड़े मिलना। ओके दोस्त। सुबह 4 बजे गाड़ी लखीमपुर पहुंचती थी। रमन कुछ जल्दी पहुंच गया था। 4 बजने ही वाले हैं। निश्चित समय पर विशाल वहां पहुंच गया। हेलो विशाल, कैसे हो? अच्छा, मगर तुम काफी बदल गए हो। हा हा हा, आओ अंदर चलकर बातें करते हैं। यह इंजन पानी के लिए काफी देर तक रुकता है। चलो भीतर। हाँ बताओ, यह सब क्या चक्कर है? यह उसकी ऐसी फाइल है, पढ़ते ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। फाइल पढ़ने के बाद वह बोला, इसका मतलब है ठाकुर परिवार का हत्यारा अब गिरिराज का भी कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। हाँ, लेकिन फिलहाल वह मेरे बंगले में सुरक्षित है। इंस्पेक्टर रमन, क्या तुम किसी बहाने गिरिराज को मुझसे यहाँ मिलवा सकते हो, कातिल से छिपाकर? या मगर किस लिए? यह बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ हाँ या ना। मिलवा देंगे भाई। तो फिर यह काम तुम जल्दी कर दो। अभी मैं यहाँ ही उतरता हूँ। कल 9 बजे सुबह मैं उसे यहीं पर मिलूंगा। तुम्हारी योजना तो मेरी समझ में नहीं आई, किंतु मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। उधर प्रतापगढ़ में इंस्पेक्टर ने एक योजना तैयार कर ली और गिरिराज को लेकर हवेली पहुंच गया। देखो सुखिया, एक व्यक्ति पर हमें शक है, शायद उसे मिस्टर गिरिराज पहचानते हैं, इसलिए मैं उन्हें लेकर शहर जा रहा हूँ। शाम से पहले लौट आऊंगा। लेकिन जैसे वे जीप के करीब पहुंचे, जा चला जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। कौन थी वह बुढ़िया? पगली है बेचारी, मैं पहले भी इसे कई बार यहाँ देख चुका हूँ। चलो अब चलें। रास्ते में इंस्पेक्टर रमन ने उसे अपनी योजना व डिटेक्टिव विशाल की पहचान भी बता दी। देखो, लखीमपुर स्टेशन पर तुम डिटेक्टिव विशाल से मिलोगे, फिर अगली गाड़ी से वापस जाओगे। अब से 2 घंटे बाद मैं तुम्हें यहीं लेने आऊंगा। ओके इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर गिरिराज। और फिर ठीक 9 बजे। हेलो मिस्टर गिरिराज,
ओ, आप ही डिटेक्टिव विशाल हैं, आइए अंदर चलें। देखो गिरिराज, कातिल को पकड़ने के लिए मैंने एक स्कीम बनाई है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की भी आवश्यकता है। मुझे क्या करना होगा? इसके बाद डिटेक्टिव विशाल उसे योजना समझाने लगा। योजना सुनाने के बाद, इस समय तुम्हारी जान को खतरा है, जो मैं कहता हूँ वही करो। मगर आप, तब तक ट्रेन प्रतापगढ़ की तरफ चल पड़ी थी। जब गाड़ी प्रतापगढ़ पहुंचकर रुकी, हेलो गिरिराज, कर्नल विशाल नहीं आए? वे अगली गाड़ी से आ रहे हैं। पर स्टेशन से बाहर निकलते ही, हा हा हा, लौट आए तुम। आखिर मौत तुम्हें दोबारा खींची लाई। कौन हो तुम? मगर बुढ़िया उसको उत्तर देने के लिए वहां रुकी नहीं थी। दोनों जीप में जा बैठे। इंस्पेक्टर रमन ने जीप आगे बढ़ा दी। मुझे यह बुढ़िया रहस्यमयी लगती है। नहीं पगली है, हवेली में हुई घटनाओं के कारण ऐसे बोलती है। अब हम कहाँ चल रहे हैं? मेरे घर। मगर मैं हवेली जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरा काफी सामान है। उसे समेट कर कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वहां तुम्हें खतरा है। मेरे पास हर खतरे से निपटने के लिए यह रिवॉल्वर है। हवेली पहुंचकर रमन ने जीप रोक दी। सावधान रहना। ओ, एक रात की बात है, फिर तुम्हारे सिपाही भी तो हैं। ओ, मालिक आ गए। इंस्पेक्टर के जाने के बाद, सुखिया, तुम सर्वेंट क्वार्टर की बजाय मेरे बगल वाले कमरे में सो जाओ। ठीक है मालिक। सुखिया के जाते गिरिराज अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। वह पागल बुढ़िया, क्या वह वास्तव में पागल है या फिर कोई और चक्कर है? आधी रात के बाद एक जबरदस्त चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। अरे, सुखिया की चीख, उसकी जान खतरे में लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोलकर अंदर घुसता, एक व्यक्ति उससे आ टकराया। ओह! गिरिराज उसे देखकर बुरी तरह चौंका। तो तुम कातिल, अब नहीं बचोगे। पंजे वाले व्यक्ति ने एकाएक अपने सिर की टक्कर गिरिराज के चेहरे पर जड़ दी। ठोक! उफ! और खुद को उसके पंजे से मुक्त कराकर एक और को भागा। गिरिराज रिवॉल्वर निकालकर उसके पीछे पीछे भागा। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। मगर जब वह नहीं रुका तो गिरिराज ने फायर कर दिया। धौएं! मगर गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। वह एक मोड़ पर घूम चुका था और जब गिरिराज वहां पहुंचा, अरे कहाँ गया? अब उसने आसपास का पूरा इलाका छान मारा, किंतु कातिल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उफ! उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। खैर, सुखिया की खबर लेता हूँ। इतने में हवेली के पहरे पर तैनात सिपाही दौड़े चले आए। क्या हुआ? वह फायर किसने किया? मैंने, किंतु कातिल बचकर निकल भागा। ओह! अब तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत हुई तो बुला लूंगा। फिर गिरिराज सुखिया के कमरे में पहुंचा। क्या पकड़ा गया मालिक? नहीं, लेकिन उसने तुम पर हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं छोटे मालिक, वह तो मुझे मार ही डालता, किंतु तभी आपके कदमों की आवाज सुनकर वह भाग निकला। कब तक बचता रहेगा वह? एक न एक दिन उसे कानून के जाल में फंसना ही होगा। मगर वह अंदर यहाँ आया कैसे? क्या तुमने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था? किया था। शायद वह पहले से कमरे में छिपा हुआ था। ओह! मगर अब तुम सावधान रहना। ठीक है छोटे मालिक। फिर गिरिराज अपने कमरे में आ गया। कहीं इन सब घटनाओं में सुखिया का तो हाथ नहीं है? नहीं नहीं, वैसा नहीं कर सकता। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। और उस रात कोई घटना नहीं घटी। सुबह उसे इंस्पेक्टर रमन ने आकर जगाया। हेलो गिरिराज, सुखिया। हेलो गिरिराज। सुखिया बता रहा था कि रात कातिल से आपका टकराव हुआ। हाँ, किंतु वह भाग निकला। मैं आपको बताने आया था कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, शायद 2-3 दिन लग जाएं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, तब तक मैं यहीं रहूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर कल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था गिरी। तुमने समय नहीं दिया। क्या आज बताओगे कि ट्रेन में डिटेक्टिव विशाल से तुम्हारी क्या बातचीत हुई? माफ करना इंस्पेक्टर साहब, विशाल साहब ने कुछ भी बताने से इनकार किया था। आपसे मिलने पर ही वे आपको सारी बात बता देंगे। मगर उन्हें तो कल श्यामी आ जाना था। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दो। इंस्पेक्टर रमन ने जैसे दरवाजा खोला, तो तुम? चाय लाया था, आप जा रहे हैं? यह सुखिया कहीं दरवाजे पर खड़ा हमारी बातें तो नहीं सुन रहा था।
अब चाय पीकर ही जाना। चाय रखकर सुखिया वहां से चला गया। सुखिया कब से काम कर रहा है हवेली में? करीब 25 वर्षों से। कहीं तुम उसी पर तो हत्यारा होने का शक नहीं कर रहे हो? हमारा काम ही हर एक पर शक करना है मिस्टर गिरिराज। जरूरत पड़ने पर तो हम पुलिस वाले अपने बाप को भी शक की निगाहों से देखते हैं। हा हा हा। अरे इंस्पेक्टर साहब, उस पागल बुढ़िया के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है मेरी। वह कौन है तो कोई नहीं जानता, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसे गांव के पुराने खंडर में रहते देख रहा हूँ। सुना उसका एक जवान लड़का था जो कुछ माह पहले घर छोड़कर कहीं चला गया था। उसी के गम में पागल उसे ढूंढती भटकती हुई बुढ़िया वहां जाकर रहने लगी। पर वह यहाँ ही क्यों आई? क्या उसे पता था कि उसका लड़का भाकर इसी गांव में आया है? यह मात्र संयोग हो सकता है। अच्छा, अब काफी समय हो गया, मुझे चलना चाहिए। ओके, सुखिया साहब को बाहर तक छोड़ाओ। बहुत अच्छा छोटे मालिक। फिर गिरिराज भी तैयार होकर बाहर निकल गया आया। आप कहीं जा रहे छोटे मालिक? हाँ सुखिया, खाली वेली काटने को दौड़ती है। गांव का एक चक्कर लगा लूंगा तो समय आसानी से कट जाएगा। तुम भी सावधान रहना। हवेली से पुराने खंडर अधिक दूर नहीं थे। न जाने वह बुढ़िया मुझे रहस्यमय सी लगी। कहीं ये सब कत्ल नहीं। बुढ़िया में इतनी हिम्मत तो नहीं दिखती। आज उसे मिलकर ही कुछ पूछ कर देखता हूँ। मगर अभी उसने खंडर में कदम ही रखा था कि हा हा हा, भाग जा वरना तू भी नहीं बचेगा। हा हा हा। मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो। बताओ, तुमने यह स्वांग क्यों रखा है? हा हा हा। अपनी जान की सलामती चाहता है तो शहर छोड़कर भाग जा, वरना नहीं बचेगा। हा हा हा। जब तक अपने भाइयों तथा पिताजी के हत्यारों को फांसी पर झूलता हुआ न देख लूं, मैं यह हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हा हा हा, पागल मर जाएगा। लेकिन तभी धम। अरे ये आवाज कैसी? एकाएक किसी व्यक्ति को वहां से भागते देखकर वह बुरी तरह से चौंक कर उसके पीछे लपका। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। सुखिया, तुम यहाँ और ये छुरा? हाँ मालिक, आपको खंडर की ओर जाते देखकर मैं डर गया था कि कहीं कातिल आपको भी कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए यह छुरा लेकर मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गया। अगर कातिल मुझे यहाँ दिख जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं छोटे मालिक। उसके बाद दोनों वापस हवेली की ओर लौट पड़े। फाइल के मुताबिक सुखिया ने अपने बयान में 25 वर्ष पहले एक औरत के साथ झगड़े का जिक्र किया था। मुझे अभी फिर इंस्पेक्टर से मिलना होगा। उसने सुखिया को हवेली भेज दिया और खुद पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। अरे आप कुछ देर पहले तो मिले थे। एक जरूरी काम याद आ गया था इसलिए चला आया। कैसा काम मिस्टर गिरिराज? मुझे आज से 25 साल पहले की उसी घटना का ब्यौरा चाहिए जिसमें पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट इत्यादि दर्ज की गई है। मैं समझा नहीं। उस झगड़े के बाद से सुखिया ने उस औरत को इस गांव में नहीं देखा। पुरानी रिपोर्ट देखकर मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं उस औरत ने पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आदि तो नहीं लिखवाई थी, और अगर लिखवाई थी तो क्यों? क्या उसे न्याय मिला था? इससे क्या होगा यह मैं समय आने पर बताऊंगा। पहले आप ये बताइए, काम होगा या नहीं? 25 साल पहले के रिकॉर्ड में से एक ऐसी रिपोर्ट को ढूंढ निकालना रेत के ढेर में से सुई निकालने के बराबर होगा मिस्टर गिरिराज। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम में आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं करूंगा इंस्पेक्टर साहब। अगर हम सफल हो जाते हैं तो हत्यारे के बहुत ही करीब होंगे हम। आओ रिकॉर्ड रूम में चलें। फिर वे सरगर्मी से उस फाइल को खोजने में लग गए। पूरे 2 घंटों के कठोर परिश्रम के पश्चात ये मिल गई। यही है वह फाइल। ओह लाओ, मुझे दिखाओ। मैं कानून से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे बलजीत को न्याय दिलवाकर ठाकुर को दंडित किया जाए। रुक्मणी। फाइल पढ़ने के बाद उस समय रुक्मणी नाम की औरत को शायद न्याय नहीं मिल पाया था। साफ लिखा है, रमन की आरोप बेबुनियाद थे। रुक्मणी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और इस प्रकार इस फाइल को बंद कर दिया गया। शायद पिताजी ने केस खत्म करवाने के लिए उस समय के थाना इंचार्ज को मोटी रिश्वत दी हो। इसमें थानाध्यक्ष महेश दा का नाम लिखा है।
जिसकी गत वर्ष एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन आपने कहा था कि अगर फाइल मिल गई तो क्या तेरे को तुम पहचान चुके हो? ओह, शायद उसका नाम जान चुका हूं मैं, पर आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कातिल ने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? आपने मुझे कातिल का नाम बता देना चाहिए। उस रात, आज रात मुझे सतर्क रहना होगा। गिरिराज का अनुमान बिल्कुल ठीक था। एक भयानक आदमी सोए हुए गिरिराज के पास पहुंचा और झपट कर उसका गला दबाने लगा, मगर गिरिराज के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। यह देख वह भयानक व्यक्ति बुरी तरह चौंक पड़ा। लेकिन हकीकत यह थी, ठीक उसी पल, तुम्हारा खेल खेल खत्म हो गया प्यारे। हा हा हा, तुम्हारे तमंचा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता गिरिराज। अगले पल उसने हाथ में पकड़ा पुतला गिरिराज पर उछाल दिया। हा हा हा। उफ। इसी के साथ उस भयानक व्यक्ति ने वहां से भागना चाहा, मगर इतने आसान से तुम नहीं भाग सकते बलजीत। ओह। फिर गिरिराज उस पर टूट पड़ा। धम झुम छड़ाक। गिरिराज ने सर की टक्कर का वार किया। लेकिन जल्दी वह भयानक शकल सूरत वाला इंसान संभल गया और झुम मौका देखकर वह पुनः भागा, परंतु गिरिराज ने अड़ंगी लगा दी। ओह। उसके बाद गिरिराज ने उसे संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। शीघ्र वह बेदम हो गया। सुनो त्यारे, मैं गिरिराज नहीं हूं बल्कि प्राइवेट डिटेक्टिव विशाल हूं। यह देखो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे यह वेश धारण करना पड़ा, अन्यथा अन्यथा तुम गिरिराज का भी खून करने में सफल हो जाते। तभी बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही सुखिया की आवाज भी। छोटे मालिक, दरवाजा खोलिए, छोटे मालिक। विशाल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। ओ, यह सब क्या है? कौन हो तुम? और छोटे मालिक कहाँ हैं? तुम्हारे छोटे मालिक ठीक है चुके हैं। मैं जासूस विशाल हूँ और ये रहा हमारे मालिकों, तुम्हारे मालिकों का हत्यारा। क्या? तुम तुरंत इंस्पेक्टर रमन और बाहर पैरे पर खड़े सिपाहियों को भेज दो। आधे घंटे बाद पुलिस फोर्स उस हवेली को चारों ओर से घेर चुकी थी। फिर जब इंस्पेक्टर रमन हवेली के भीतर पहुंचा तो मारे हैरत के उछल पड़ा। तो तुम? यस, इंस्पेक्टर, कातिल को पकड़ने का यही तरीका था। मन ही मन विशाल की प्रशंसा करने के बाद इंस्पेक्टर रमन कातिल से मुखातिब हुआ। हाँ तो बताओ तुम कौन हो और ठाकुर परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सुनो, तुम्हें शायद सुनकर हैरानी हो कि बलजीत ठाकुर की पहली पत्नी रुक्मणी का पुत्र है। क्या वही रुक्मणी जिसे शायद आज से 25 साल पहले ठाकुर ने ठुकरा दिया था? हाँ, और जानते हो रुक्मणी कौन है? जी हाँ, वही पागल बुढ़िया। खबरदार जो मेरी माँ को पागल का नहीं कहेंगे, लेकिन अब सारी कहानी हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहेंगे। अब तक बलजीत समझ चुका था कि कुछ भी छिपाना बेकार है, अतः उसने कहना शुरू किया। मेरे जन्म लेने से पहले ठाकुर साहब माँ को बहुत चाहते थे, पर दुर्भाग्य से जब मैं पैदा हुआ मेरी कुरूप सूरत को देखकर ठाकुर साहब को मुझसे नफरत हो गई। मैं इस बच्चे को हरगिज हरगिज नहीं अपना सकता। इस पर दया कीजिए ठाकुर साहब, कुछ भी हो, ये हमारी औलाद है। ऐसी औलाद से बे औलाद रहना ही अच्छा। इसे हमें दो ठकुराइन, हम इसे किसी कूड़े के ढेर पर फेंकाएंगे। नहीं, मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा तो कान खोलकर सुन लो ठकुराइन, इस घर में या तो ये बच्चा रहेगा या हम। ठाकुर साहब, अगर आपकी यही इच्छा ठाकुर साहब, तो एक बात आप भी सुन लीजिए। मैं इस बच्चे को इस हक दिलवाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। कानून के हर दरवाजे की चाबी हमारी तिजोरी में है बेवकूफ। हम जब चाहे तुम्हारे लिए कानून के दरवाजे बंद करा सकते हैं, और अब हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। चली जाओ इस मनुष्य के साथ, इस हवेली की हदों से दूर। फिर क्या हुआ? वही जो ठाकुर साहब ने कहा था। माँ की ओर से दायर मुकदमा झूठे गवाहों की गवाहियां और माँ पर बद चलने का आरोप लगाकर बंद करवा दिया गया। मेरी माँ मुझे गोद में उठाए दर दर भटकती रही। बचपन से जवान होने तक मैंने कभी माँ के होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी, और फिर एक दिन मैंने अपनी कसम देकर माँ के दिल का दुख जान ही लिया। उस दिन से मेरे दिल में ठाकुर खानदान से भयानक प्रतिशोध की ज्वाला सुलग उठी। मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। माँ नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं, अतः वो पगलाई से मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। तब मैंने उन्हें समझा तो लिया, मगर माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया
और वे पागल सी बनी सड़कों पर घूमने लगी। रात को रास्तों में पड़ी अपनी माँ को मैं खंडर में उठा लाता था। माँ ने मुझे सवेली के भीतर बने गुप्त रास्तों के बारे में बताया था। मैं हत्या करके इन्हीं रास्तों से खंडर की ओर भाग निकलता था। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने इन पंजों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी माँ अब खंडर में ही होगी? हाँ। खंडर पहुंचते ही, नहीं। ओ माँ, यह तुमने क्या किया? बुढ़िया के हाथ में कोई पर्चा दबा था। विशाल ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे, मैं तो उसी दिन मर गई थी जब ठाकुर साहब ने मुझे व तुझे ठुकराया था। दूसरी बार जब ठाकुर साहब की हत्या कर दी, और अब मैं थक चुकी हूँ। अंतिम बार हमेशा हमेशा के लिए मर रही हूँ। तेरी अभागी माँ। फिर जब विशाल ने प्रतापगढ़ में ही रह रहे गिरिराज के पास पहुंचकर उसे बलजीत के बारे में विस्तार से बताया, तो बरबस से उसकी आंखें भर आई। मिस्टर विशाल, मैं एक बार बलजीत से मिलना चाहता हूँ। जरूर गिरिराज। और हवालात में, बलजीत मेरे भाई, ये तुमने क्या किया? कौन? ओ तुम? गिरिराज में पागल हो गया था। मुझे अफसोस है बलजीत के पिताजी के कारण बड़ी माँ को और तुम्हें इतने दुख झेलने पड़े। लेकिन यह सब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी माँ थी। मैं ही उनका पूरे सम्मान के साथ क्रियाक्रम करूंगा मेरे भाई। काश यह कहानी फिर कभी न दोहराई जाए। दूसरे दिन एक साथ 4 चिताएं सजाई गई। अपने भाइयों की चिता के साथ बलजीत की माँ की चिता को आग देते हुए गिरिराज एकाकी शिशक उठा। माफ कर देना माँ, काश तुम्हारे जीवित रहते मैं तुम्हें अपनी माँ कहने का अधिकार प्राप्त कर सकता। केस खत्म हो चुका था तय। अब मुझे भी चलने की इजाजत दो मिस्टर रमन। चले जाना, गाड़ी आने में पूरे 20 मिनट है। लेकिन एक बात तो तुमने बताई नहीं कि तुम्हें बलजीत के हत्यारा होने का शक कैसे हुआ? विशाल ने बताया, जब तुमने मुझे उस पगली बुढ़िया के बारे में बताया जो अपने बेटे की तलाश करते हुए यहीं आकर बस गई, तो एकाकी बुढ़िया मुझे रहस्यमय लगने लगी। फिर तुम्हारी फाइल में उसका जवानी का फोटो देखकर मैं चौंक पड़ा, और उसका हवेली के इर्द गिर्द घूमना, ठाकुर द्वारा उसे ठुकराया जाना, फिर दूसरी शादी कर लेना इत्यादि बातों ने मेरे शक की पुष्टि कर दी, और बलजीत हत्या के रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।